हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आपको खनिज और अयस्क में पढ़ा रहा था, जिसमें से एक मुख्य बात है मिश्र धातु। तो आज हम उस मिश्र धातु के पूरे टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें जितने भी कंफ्यूजन होते हैं मिश्र धातु को लेकर वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मिश्र धातु से जो भी सवाल आएंगे वो आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मिश्र धातु से सवाल पूछे जाते हैं और वहां पे आपके फंसने के चांसेस होते हैं। तो एक भी सवाल आपसे मिश्र धातु का नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए आइए सवाल को शुरू करते हैं बाबू। देखिए, सबसे पहले मिश्र धातु होता क्या है ना। देखिए, मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातु। देखिए, दो या दो से अधिक धातु को मिला दिया जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक धातु को मिला दिया जाता है, या एक धातु और एक अधातु को मिलाने समान मिश्रण से मिश्र धातु को तैयार करते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु को समान मिश्रण को हम कभी कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक धातु और एक और धातु को मिलाते हैं तभी मिश्र धातु बनता है, या फिर एक धातु और एक अधातु को बनाते हैं तभी मिश्र धातु बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से या एक धातु और एक अधातु को मिलाने से मिश्र धातु बनता है। बात क्लियर समझ में आ रहा है बाबू? चलिए, इस्पात की अगर हम बात कर ले तो इस्पात किसका मिश्रण होता है? आयरन के और कार्बन के। अब देखिए, यहाँ टॉपिक जो क्लियर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ का बात को ले लीजिए बाबू। ये कह रहा है, चलिए यहाँ इस टॉपिक और इस टॉपिक के बाद ले रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, इस टॉपिक और इस टॉपिक है। देखिए, यहाँ पे धातु और अधातु है, तो यहाँ पे धातु हो गया और कार्बन क्या हो गया? अधातु हो गया। तो दोनों के मिश्रण से कथी बना? इस्पात। और इस्पात क्या होता है बाबू? एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है। यहाँ देखिए, एक पीतल है, पिताजी आपको ट्रिक में बताया गया था, तांबा और जिंक। अब तांबा क्या है? धातु है। जिंक क्या है? धातु है। दोनों को मिलाने से क्या बना? पीतल बना। क्या बना? पीतल बना। पीतल बना। तो पीतल में किसका किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और जिंक का। ये दोनों को आप अगर मिला देते हैं तो पीतल बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, दो या दो से अधिक धातु, तो धातु यहाँ दोनों धातु मिला या धातु अधातु मिला, तो दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? मिश्र धातु बन रहा है। तो इसीलिए इस्पात किसका है? आयरन और कार्बन का मिश्र धातु है। पीतल किसका है? तांबा और जिंक का है मिश्र धातु। बस समझ में आ रहा है ना? देखिए, बात एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई मिश्र धातु है तो उसमें दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए? धातु का मिश्रण होना चाहिए, या एक धातु और एक अधातु का मिश्रण होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं? मिश्र धातु कह सकते हैं। अब देखिए, मिश्र धातु के यहाँ पे गुण का चर्चा करना है। क्या करना है? मिश्र धातु के गुण का चर्चा करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मिश्र धातु कठोर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? मिश्र धातु कठोर होते हैं, लेकिन धातु की अपेक्षा कम आघातवर्धनीय होता है। अब देखिए, आयरन में कार्बन को मिला देने से इस्पात क्या हो गया? कठोर तो हो गया, लेकिन क्या होता है? यह कम आघातवर्धनीय होता है। आघातवर्धनीय का मतलब होता है उसके अंदर स्टेबिलिटी, क्षमता, स्ट्रेंथ कम हो गया। यानी कि जैसे लोहा को, धातु को पीट कर चौड़ा किया जाता है ना, वो चीज इसमें क्या हो गया? कम हो गया। अब ज्यादा मारिएगा तो फट सकता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसमें कार्बन है। कार्बन किसी अगर धातु के अंदर हम मिलाते हैं तो कार्बन क्या कर देता है? उस वस्तु को कठोर कर देता है। जितना कार्बन अधिक मिलाएंगे वह वस्तु उतना ही अधिक कठोर होता जाएगा। ठीक है, कार्बन, हाँ, लेकिन मजबूती कहिएगा तो कम हो जाता है, स्ट्रेंथ कहिएगा तो कम हो जाता है, लचीलापन कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हार्डनेस आ गया, कठोरपन आ गया, तो लचीलापन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप ही देखिए, हरिहर बांस के अगर आप लकड़ी लेते हैं तो कितना, उसको जितना लभाते उतना लभ जाता है। लेकिन अगर सूखल बांस के लकड़ी ले लीजिए, उसको लभाइए तो लभेगा क्या? टूट जाएगा। क्योंकि उसके अंदर देखिए, कांच बांस के अंदर हार्डनेस भी था और लचीलापन भी था, तो वह शुद्ध लोहा कहलाया। लेकिन सूखल बांस के अंदर
केवल कठोर हुआ, कठोरतापन आया, और इसलिए उसको जब हम लचाने की कोशिश किए तो वह टूट गया। बात समझ में आया? यही होता है हमारा मिश्र धातु। वो कठोर तो हो जाता है लेकिन उसमें अंदर स्ट्रेंथ, लचीलापन कम हो जाता है। बात क्लियर समझ लिए? तो आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। मिश्र धातु का गलनांक क्या होता है? कम होता है। चलिए बात, अब देखिए, अब उसके अंदर हार्डनेस आ गया तो गलनांक ऑलरेडी कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी कम हो जाएगा, इसीलिए मिश्र धातु का कथी होता है? गलनांक कम होता है। अब चलिए, ड्यूरेलियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, ठीक है बाबू। सभी चीजों का मिश्र धातु बनाया जाता है, उसी तरह से एल्युमिनियम का मिश्र धातु कथी है? ड्यूरेलियम है मिश्र धातु है। हल्का होता है, हल्का तो है लेकिन ये काफी कथी होता है? मजबूत होता है। अब देखिए, धातु के अपेक्षा मिश्र धातु थोड़ा हल्का होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है? ये मजबूत होता है। जैसे एल्युमिनियम से एल्युमिनियम का मिश्र धातु ड्यूरेलियम है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ क्या होता है? ये हल्का है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम की अपेक्षा क्या है? ये हल्का है, लेकिन एल्युमिनियम की अपेक्षा काफी मजबूत है। कौन? ड्यूरेलियम। बात समझ में आ रहा है? तो ये हल्का तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, क्योंकि अंदर मजबूती आ जाती है। मिश्र धातु का रंग अपने मूल पदार्थों से भिन्न होता है, मूल धातुओं से भिन्न हो जाता है। अब कोई भी मिश्र धातु, जैसे देखिए बाबू, आपको पहले नौकरी नहीं लगा था, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आप पॉलिटेक्निक में नहीं गए, तो आप प्रिपरेशन करें तो आपका रंग रूप कुछ और होगा, लेकिन जो ही आप पॉलिटेक्निक निकाल दीजिएगा तो आपके चेहरे पर वो सरकारी वाला चमक आ जाएगा ना जी। तो आपका रूप रंग, आपका स्ट्रेंथ, आपका सोचने की क्षमता, आपका मनोबिलिटी अलग हो जाता है। उसी प्रकार हमारा मिश्र धातु होता है, ये अकेले रहता है तो उसका रंग और होता है, और जब यह किसी अन्य धातुओं के साथ सहयोग करके एक मिश्र धातु का निर्माण करता है तो इसका रंग रूप क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। बात समझ में आ गया? क्लियर? इस पॉइंट को क्लियर समझा जाए बाबू? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। और अगर अभी भी चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल सब्सक्राइब करके और उधर वाला घंटिया जो है ना दबा दीजिए बाबू, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ पॉलिटेक्निक की तैयारी के लेके। हर दिन वीडियो डालता हूँ, एक दिन कभी डाल दिया, 10 दिन आराम के, ऐसा नहीं होता, हर दिन डालते हैं वीडियो, ठीक है। ऐसे कभी कभी होता है जब 1-2 दिन आराम मिल करना पड़ता है, क्योंकि तबीयत इंसान के कभी भी एक जैसे नहीं होता है, तबीयत खराब हो सकता है किसी भी इंसान का, जैसे मेरे साथ होता है। अभी 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, इसका एक रीजन है कि थोड़ा सा मुझे काम था, और दूसरा अभी मेरा हाल ही में अभी सेहत बहुत ज़्यादा खराब, अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन इतना ठीक हूँ कि आपको ढंग से पढ़ा सकता हूँ। चलिए बाबू, तो देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, अब गोल्ड के मिश्र धातु। अब आज हम थोड़ा सोना के बारे में आपको बता देते हैं कि सोना में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सारे चीजों पे हम डिटेल्स में क्लियर करेंगे, ठीक है, ताकि आपके अगर सोना से कोई भी सवाल आए तो आपसे छूटे नहीं। चलिए बात, तो यहाँ पे गोल्ड है, क्या है? गोल्ड है। और गोल्ड का मिश्र धातु, गोल्ड का मिश्र धातु क्या होता है? यहाँ पे देखिए, गोल्ड का पहले सिंबल देखिए, संकेत, यहाँ छूट गया है, संकेत लिखना चाहिए था मुझे। संकेत Au होता है, क्या होता है? Au। और इसके परमाणु संख्या क्या होता है? 79 होता है। गोल्ड का परमाणु संख्या क्या होता है? 79 होता है, ठीक है। गोल्ड का मिश्र धातु, गोल्ड के मिश्र धातु के बारे में पढ़े, पहले उसके पहले बात हम गोल्ड को जान ले। गोल्ड का संकेत होता है Au, और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 79 होता है, 79। अब इसको, इसका नाम होता है अर्जेंटम, ठीक है, इसीलिए इसको Au लिखा जाता है। अब हम सोना के बारे में, और एक बात और, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आपको ये बात पहले बताया जा चुका है कि सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है बाबू? सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्लियर? सोना क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। सोना की शुद्धता कैरेट में व्यक्त किया जाता है। सोना को जैसे हम किसी किलोग्राम में, किसी वस्तु को किलोग्राम में डेंसिटी से, घनत्व से, जो भी चीज से मापते हैं, उसी तरह हम सोना को कैरेट में मापते हैं। तो सोना की शुद्धता हम कैरेट में व्यक्त करते हैं, किया जाता है, ठीक है। सोना की शुद्धता हम किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। चलिए
आप सभी को स्क्रीनशॉट लेते रहिए बाबू, ठीक है, ताकि आपको उतारने में दिक्कत नहीं हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतारने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे हो गया गोल्ड। गोल्ड का संकेत Au होता है, यह इसका परमाणु संख्या 79 होता है और ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलिए, सोना की शुद्धता हम कितने में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। सोना अगर 24 कैरेट का है तो वह शुद्ध माना जाता है। अगर सोना 24 कैरेट के है तभी उसको हम क्या मानते हैं? शुद्ध मानते हैं, अन्यथा हम उसको शुद्ध नहीं मानते हैं। चलिए, शुद्ध सोना काफी मुलायम होता है, इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। शुद्ध सोना क्या होता है? शुद्ध सोना काफी मुलायम होता है, इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। अब शुद्ध सोना जो भी है आप उसको दांते चबा चबा कर खा सकते हैं। तो सोना गहना कैसे बनाइएगा? इसलिए गहना बनाने के लिए देखिए, सोना को क्या होता है, सोनार बहुत छोटे छोटे पीस में काट के बहुत डिजाइन को बनाते हैं ना, तो उतना घुमावदार बनाने के लिए जैसे उसको हम मोड़ेंगे, बैंड करेंगे, टूट जाएगा। इसलिए सोना काफी शुद्ध सोना काफी मुलायम होता है, जिसमें हम उसका क्या होता है? आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। शुद्ध सोना में सिल्वर अथवा कॉपर Ag या Cu क्या होता है? हम मिला देते हैं, जिससे गोल्ड मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? सोना में सिल्वर तथा या कॉपर को मिला देने से सोना मजबूत हो जाता है और वह गहना या आभूषण बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, शुद्ध सोना में सिल्वर अथवा कॉपर को मिला देने से वह क्या हो जाता है? गोल्ड बन जाता है, ऐसे मजबूत हो जाता है, जिसका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। चलिए, 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट गोल्ड का सीधा मतलब होता है कि 24 कैरेट में 22 भाग सोना का और 2 भाग तांबा या सिल्वर का होता है। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है अगर 24 कैरेट गोल्ड का सीधा मतलब होता है, सॉरी 22 कैरेट गोल्ड का मतलब सीधा मतलब होता है कि उसमें 24 कैरेट गोल्ड में 22 भाग सोना का और 2 भाग कॉपर या तांबा, कॉपर या सिल्वर का है। ठीक है, अब चलिए, 18 कैरेट सोना का मतलब होता है, 18 कैरेट सोना का मतलब होता है कि 6 भाग उसमें कथी है? तांबा या सिल्वर है। तो 18 कैरेट सोना का मतलब है 75% सोना और 25% में क्या है? अन्य पदार्थ होता है। 25% में अन्य पदार्थ है। अगर कोई वस्तु को आपसे कह रहा है कि 18 कैरेट सोना का मतलब क्या है, तो उसमें 25% सोना है और 75% सोना है और 25% अन्य भाग है। इस तरह से आप सोना के बीच में आभूषण का जो चीजें हैं उस तरह से कैसे बनाया जाता है और उसमें कितना कैरेट सोना है और कितना कितना अन्य भाग मिलाया गया है, तो सारी चीज आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा टॉपिक इसका देखिएगा बाबू, अमलगम। ठीक है, ये Hg होता है। ठीक है, और इसके परमाणु संख्या 80 होते हैं। ठीक है, इसके परमाणु संख्या क्या होता है? 80 होता है। क्या होता है? 80 होता है। तो अमलगम Hg होता है और ये इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 80 होता है और ये द्रव अवस्था में होता है। ये पारा है बाबू, अमलगम नहीं, पारा है। पारा ही Hg से बन रहा है, द्रव। और ये द्रव अवस्था में एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। मरकरी और अन्य धातुओं को, मिश्र धातु को, मरकरी और अन्य धातुओं की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। मिश्र मरकरी और अन्य धातु, देखिए मरकरी और अन्य धातु को अगर मिलाते हैं तो आपका अमलगम बन जाता है। ठीक है, अमलगम एकमात्र ऐसा धातु है, अमलगम एकमात्र ऐसा मिश्रण है जिसमें अन्य धातु तो हो लेकिन मरकरी अवश्य होता है। अमलगम एक मात्र ऐसा मिश्र धातु है जिसमें अन्य कोई भी धातु है लेकिन एक उसमें से पारा यानी कि मरकरी होना आवश्यक है। यानी कि देख लीजिए, इधर धातु कोई भी रखो, आप इधर धातु कोई भी धातु रखो, लेकिन इधर मरकरी रहेगा, तब जाके आपका अमलगम बनेगा, अमलगम बनेगा। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखें, इस बात को याद रख लेना कि धातु कोई भी हो
उसके साथ मरकरी रहना चाहिए, तभी जाके अमलगम बनेगा। धातु कोई भी हो उसके साथ मरकरी रहेगा तभी जाके अमलगम बनेगा। अमलगम है तो इसका मतलब उसमें धातु प्लस मरकरी है। बात अगर क्लियर हो गया तो एक बार बता दीजिए हमको, ठीक है। अमलगम हो उसके लिए धातु प्लस मरकरी का होना जरूरी है। अमलगम हो उसमें धातु प्लस मरकरी का होना जरूरी है। अमलगम हो उसमें धातु है लेकिन मरकरी का होना क्या है, आवश्यक है। अगर मरकरी नहीं है तो अमलगम नहीं बनेगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अमलगम ठोस अथवा द्रव दोनों में पाए जाते हैं। अमलगम ठोस अथवा द्रव दोनों में पाए जाते हैं। क्लियर। ये क्या होता है, ठोस और द्रव में दोनों में पाए जाते हैं। सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम का बात अगर हम करते हैं, सोडियम अमलगम का बात करते हैं तो इसके सूत्र क्या हो जाएंगे, NaHG2 NaHG2 ये होता है। मैग्नीशियम अमलगम का सूत्र होता है MgHg, ठीक है। और सिल्वर अमलगम का सूत्र होता है Ag5HG8 Ag5HG8 सिल्वर अमलगम का सूत्र होता है, ठीक है। सोडियम एल्युमिनियम के अमलगम अच्छे अवकारक होते हैं। किसका, अच्छे अवकारक होता है अमलगम का, ठीक है। सोडियम एल्युमिनियम के अमलगम अच्छे अवकारक होते हैं। क्लियर। आगे देखिए, अगर हम सिल्वर से, टीन से, कैडमियम से, कॉपर से के आदि से अगर अमलगम बनाते हैं तो इसका उपयोग हम दांत के उपचार में, दांत को भरने में करते हैं। अगर आप सिल्वर से, टीन से, कैडमियम से या कॉपर के अमलगम आप बनाते हैं तो उसका उपयोग दांत के उपचार में, दांत को भरने में किया जाता है। बात क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। बात अगर क्लियर समझ में आ गया तो एक बार बोल दीजिए बाबू। अमलगम में क्या, अमलगम अगर सिल्वर, टीन, कैडमियम, कॉपर इत्यादि के अमलगम का बनता है तो उस अमलगम का उपयोग दांत के उपचार में, दांत जो हमारा फोड़ला होता है उसको भरने में करते हैं। अब अगर सिल्वर वाला अमलगम बनाते हैं तो वो कॉस्टली आएगा, टीन वाला थोड़ा कम आएगा, इससे कम, कॉपर से कम, यही सारी चीजें। इसलिए कोई दांत का भरना कभी ज्यादा आता है, किसी का कम होता है। तो कोई भी जो डॉक्टर होता है दांत के, वो यही चाहता है कि हम अपने ग्राहक को अच्छे काम दे ताकि वो हमारे पास दोबारा शिकायत ना हो। इसलिए वह सिल्वर वाला कॉस्ट आपसे मांगता है। तो आपको वही 2200, 2300 या 3000, 4000 बताता है दांत को भरने में, ठीक है। खुरला जो आपके हो जाते हैं कैविटीज, जो उसको भरने के लिए 3000, 4000 या 5000 के जो मांग करता है, क्योंकि उसमें सिल्वर अमलगम से ही वो दांत को भरता है, जिसके चलते आपका दांत चमकीला और सुरक्षित होता है, ठीक है। वो लोग टीन नहीं लगाना चाहते, कॉपर वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए वो सिल्वर के अमलगम का उपयोग करके आपके दांत को भरने में काम आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के बीच में चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और उसको प्रतिदिन हमारे क्लास से जुड़िए बाबू। सुबह 5 बजे न्यूमेरिकल के क्लास है और 6:30 बजे केमिस्ट्री तो आप पढ़ते हैं, और प्रतिदिन 4:30 बजे आप मैथ पढ़िए, ठीक है। और 5 बजे फिजिक्स का लाइव क्लास मिक्स मत करिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो मैं चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।